नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे, अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में हम संधि प्रकरण, ठीक है, संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि कितने हैं, कितने आचार्यों ने, कौन से आचार्य ने संधि के कितने भेद माने हैं इत्यादि, और जो स्वर संधि है इसके बारे में, इसके विषय में जानेंगे। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो इसलिए अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है CUET MA एंट्रेंस से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने सिलेबस के हर एक टॉपिक को बहुत बारीकियों के साथ समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस के माध्यम से भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो संधि प्रकरण का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक और डू धातु से उपसर्ग धो की ही सूत्र से की प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका तात्पर्य है वर्णानाम सम्मेलनम संधि, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। तो आचार्य पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में संधि को संहिता से जो है अभिहित करते हैं, जिसका लक्षण है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों की अतिशयितः सन्निधि, अर्थात परस्पर निकटता ही जो है वो संहिता संज्ञा कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है आपके JNU में। और ये जो संधि कार्य है, ठीक है, इसकी नित्यता को बताते हुए कहा गया है संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात ये जो संधि है वह एक पदे अर्थात अखंड पद में धातु उपसर्ग और समास में जो है संहिता अर्थात संधि की नित्यता होती है। परंतु वाक्य में जो अगर हम कोई वाक्य बोलते हैं उसमें जो है वक्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो संधि से संधि को जोड़ के बोलेगा या फिर संधि रहित जो है वो प्रयोग करेगा, ठीक है। परंतु जो संहिता एक पदे, ठीक है, नित्य धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग में, और नित्य समासे, ये जो चार है, एक पदे धातु उपसर्ग और समास, इसमें जो संधि कार्य है उसकी नित्यता कही गई है, ठीक है। तो जो संधि कार्य है वो चतुर्विधम भवति, किम किम, एक है लोप, संधि में लोप होता है, दूसरा है आगम, किसी नए वर्ण का आगम होता है, तीसरा है आदेश, किसी एक वर्ण के स्थान पर दूसरा जो वर्ण है वो आ जाता है, और चौथा है प्रकृति भाव, अर्थात वर्ण का किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होना। तो इस प्रकार से जो संधि है वो कार्य चार प्रकार के हैं, क्या क्या, लोप, आगम, आदेश और प्रकृति भाव। उसके बाद आपका संधि भेद, जो संधि है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से है, ठीक है। स्वर संधि जिसको हम अच कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हम हल कहते हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। तो जो भट्टोजी दीक्षित है उनके अनुसार, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद। जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद किए हैं, क्या क्या देख लीजिए, 5 भेद किए हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, ठीक है। क्या क्या है, वैसे तो संधि के जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं वरदराज में, उसमें 3 भेद दिया हुआ है, लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में 5 भेद माने हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और स्वादि संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। जो वरदराज है उन्होंने प्रकृति भाव को अच संधि में और तथा स्वादि जो संधि है वह विसर्ग संधि में ही जो है समेट लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। तो अच संधि देख लेते हैं। तो अच संधि में सबसे पहला है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणचि, अर्थात इकः यण अचि। जो इकः शब्द है वो षष्ठी विभक्ति है, अर्थात उसमें होगा के स्थान पर, अर्थात ई के स्थान पर यन, यन प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। अचि अर्थात सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है परे रहते, अर्थात इकः स्थाने यण आदेशो भवति अचि परतः, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश होता है अचि पर में रहते, संहिता विषमता संधि के विषय में। तो इक क्या है, अगर हम अयुन रिलिक
वो हम महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आई ओन रिलिक, अ ई उ ण री री क, तो ईक है, ठीक है। तो ईक से कितने कितने वर्ण आएंगे, ई उ री री, ठीक है। ईक में आ रहा है ई उ री ली, और यण में आता है य व र ल, यण में आता है य व र ल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो यण है, यण के स्थान पर, सॉरी जो ईक है, ईक के स्थान पर यण आदेश होता है। कैसे, क्रमानुसार, ठीक है, स्थानीय अनंतरतमा। जिस प्रकार से य ई उ रिल री है, ठीक उसी प्रकार य व र ल आदेश होता है। अर्थात ई के स्थान पर य, ठीक है, उ के स्थान पर व, उसके बाद री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल जो है वो आदेश होता है। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, शुद्धि जमा उपास्य शुद्धिपास्य। तो देखिए इसमें जो ई है शुद्धि उपास्य, उसको क्या हो गया, य हो गया, अर्थात ई के स्थान पर यह आदेश होता है, शुद्धोपास्य। मधु जमा अरि मध्वरी, ठीक है, धात्री जमा अंश धात्रांश, और ली जमा आकृति लाकृति। इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वो यण संधि है। तो इसमें और एक बता दूं, एक सूत्र है अनचिच, ठीक है, वो द्वित्व करता है, अर्थात जो यण संधि है उसका जो रूप है शुद्ध्युपास्य भी होगा और शुद्ध्युपास्य भी होगा। तो हम ज़्यादा सिद्धि में ना जाते हुए वैसे ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनचिच सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बोले कि यण संधि में द्वित्व किस सूत्र से होता है, तो आपको बताना है अनचिच से, ठीक है। जैसे देखिए मध्वरी, फिर द आ गया मध्वरी। तो इस प्रकार से जो द्वित्व होता है ना, एक बार लोप होगा, एक बार नहीं लोप होगा, तो वह अनचि सूत्र से होगा, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखना है मेरे अच्छे से। इसके बाद है अयादि संधि, उसका सूत्र है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, अर्थात एच के स्थान पर क्या हो, अय अब आय और आब हो। इसमें भी है एच स्थाने अय अब आय आब इत्येते आदिशः यथा संगम भवन्ति अचि परे संहितायाम। तो एच में कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ और औ, ये 4 वर्ण है एच में, ऐ ओन रिलिक एयों ऐ औच। तो मैं वही बताया था, जो व्याकरण है वो जो है जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक वैसे ही व्याकरण के लिए जो महेश्वर सूत्र है वो प्रयोजन है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर वो सूत्र आपने याद नहीं किया है तो एक बार जरूर से उसको तो जरूर से ही याद करना है, नहीं तो संधि भी समझ में नहीं आएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एच में क्या है। तो जो एच है, ए ओ ऐ औ को क्रमशः क्या होगा, अय अब आय आव, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है एच को क्रमशः क्या हो, ए को आय, ओ को अब, आई को आय और औ को आब हो। तो इसमें क्या है, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। तो इसमें देखिए हरे जमा ए, ठीक है। तो ए है, ए को क्या हो गया, अय, अर्थात हरा ए, ठीक है, इस ए को, ना कि इस ए को, ठीक है, इस ए को नहीं। उसके बाद है नई जमा कहा, इसमें जो आई है इसको क्या हो गया, आय, ठीक है, तो हो गया नायकः। मुझे लग रहा है कि अगर बोर्ड होता, ठीक है, अगर व्हाइट बोर्ड होता तो आपको अच्छे से समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सके कि व्याकरण जो है वो ऐसे भाषण शैली में नहीं समझाया जाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए जो विष्णु है, जो ओ है इसका, इस ओ को क्या हो गया, अब होता है विष्णु, तो विष्णु जमा ए होता है विष्णवे। पौ जमा आकह, ये जो पौ है इसको आकह तत् ये आव हो गया, तो हो गया पावकह, ठीक है। आई होप अगर आप थोड़ा सा भी संधि के बारे में देखे होंगे, जाने होंगे, तो मैं बता दिया होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ मैं कमेंट के माध्यम से भी आपके संशय का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। तो जिस प्रकार यण संधि में एक स्पेशल सूत्र था अनचिच, ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो ये जो अयादि संधि है एचो यवा यावह, इसका प्रमुख जो है वो सूत्र है वो है बांतो ही प्रत्यय, ठीक है। इनमें से जो प्रश्न नहीं बनते, मतलब नॉर्मल
साधारणतः, लेकिन ये जो अपवाद रहते हैं इनसे तो अवश्य प्रश्न पूछता है। तो इसमें क्या है, बान तो ई प्रत्यय अर्थात यकारादो प्रत्यय परे ओदौ तौ स्थाने अव आव इत्यादो आदेशो स्तः, अर्थात जो इसमें देखिए जो एक्सेप्शन है, गो को क्या होता, ओ को होता अव, ठीक है, ओ को क्या होता अव और औ को होता है आव। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो ओ है, ओ के आगे अगर यह होना तो उस ओ को क्या आदेश होगा, अव आदेश होगा। तो क्या बनेगा रूप, गव्यम, नौ जमा यम नाव्यम, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद है गुण संधि। तो गुण संधि में है आदेंग गुणा, ये है संज्ञा सूत्र अर्थात अत और एंग, अ एंग ए और ओ, ठीक है, ए ओंग, अदेंग, अत मतलब अ मतलब तपरस्य तत्कालस्य से केवल शुद्ध अ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसमें लिखा भी है तपरस तत्कालस्य तपरो वर्णो तत्कालस्य ग्राहको भवति। और तो और जो गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः अर्थात आत गुणः, तो अवर्णात अचि परे पूर्व परयो स्थाने गुण रूपम एकादेशो भवति। अर्थात इसमें देखिए ई है और अ है, प में अ है, तो अ और ई के स्थान पर ए आदेश होगा, ई को ए आदेश होगा, क्योंकि गुण कौन से हैं, ए और ओ, ठीक है, ये है गुण, इनका गुण संज्ञा होता है तो इनका ही आदेश होगा, ठीक है। उसके बाद है गंगा जमा ऊदकम। तो देखिए आ और ऊ इन दोनों को मिलाकर क्या बना, ओ, तो गंगा जमा ऊदकम इक्वल टू गंगोदकम। तो ये हो गया आपका गुण संधि। तो गुण संधि में भी एक एक्सेप्शन अपवाद है उरन रपरहा। तो ये कहता है कि रीकार के स्थान पर अर आदेश होता है और लीकार के स्थान पर अल आदेश होता है, जिसका उदाहरण है कृष्ण जमा रिद्धि। तो इसमें अ और री है तो इसका क्या होगा, अर बन जाएगा, तो रूप बनेगा आपका कृष्णर्धि। ठीक उसी प्रकार तब जमा लिकार, इसमें अ है री है तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा अल, तो रूप बनेगा तवलकार। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि में है वृद्धि संज्ञा सूत्र है वृद्धि आदेश। तो ए और ओ का क्या हुआ, अ ए ओ का हुआ गुण संधि, और इनका जो वृद्धि है आ आई और जो औ है इनका होता है वृद्धि संधि, ठीक है, इनका होता है वृद्धि संधि, सॉरी वृद्धि संज्ञा, ठीक है, याद रखना। तो इनमें कैसे रूप बनेगा, देखिए इसमें वृद्धि रेचि ही अर्थात आवरणाद अचि परे पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रूपम एकादेशो भवति, अर्थात कृष्ण जमा एकत्वम। देखिए अ और ए को मिलाकर क्या हुआ ऐ, तो रूप बना कृष्णैकत्वम। गंगा जमा ओदकम, आ है औ है ओ है, ठीक है, तो क्या होगा गंगोध। तो इस प्रकार से जो है वो वृद्धि संधि है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है उपसर्गात रीति धातु। ये एक्सेप्शन को जरूर देख लेना, किताब में भी देख लेना अगर समझ में ना आए तो इसमें क्या है, अंत्यात उपसर्गात ऋकारादो धातु परे वृद्धि एकादश स्यात्, जैसे प्र है ये उपसर्ग है, ठीक है, और इसमें रिच्छति है तो क्या होगा प्रार्थति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रार्थति पूछा जाता है कि किस सूत्र से हुआ या फिर कौन सा इसमें संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि, ठीक है, प्रार्थति। उसके बाद है पूर्व सवर्ण, इसमें क्या है एंग पदांत दति, अर्थात पदांतात अर्थात पद के अंत में एंग अति परे पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। देखिए इसमें क्या है एंग अर्थात ए और ओ के परे अ अर्थात अ हो तो उसमें पूर्व जो है रूप संधि होता है। जैसे देखिए हरे और अब, और पूर्व रूप का जो साइन है ये है, ठीक है, एस के आकार में अगर देख पाएंगे तो विष्णु जमा अब हो गया, ओ के बाद में अ है इसलिए विष्णु अब हो गया, और हरे अब ऐसा अगर हो साइन एस के जैसा बीच में तो अगर आप समझ लेना कि वो है पूर्व रूप संधि, ठीक है। उसके बाद पररूप संधि एंगी पर रूपम, ये कहता है आवरणात् उपसर्ग से एंग आदि धातु के परे पूर्व और पर में पररूप एकादेश होता है। प्रजमा एजते प्रेजते, इसमें कोई जो है पूर्व रूप वाला आदेश हो जाता है, सॉरी पर रूप, ठीक है, अर्थात देखिए इसमें पर में क्या है ए इसलिए प्रे बन गया, ठीक है। उसके बाद उपजमा औषधि उपौषति होगा, उपौषति,
तो इस प्रकार से जो है पररूप संधि है। और उसके बाद दीर्घ संधि सबसे आसान, अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयो स्थाने दीर्घ एकादेशो भवति, अर्थात अ जमा आ हो तो क्या बनेगा, दीर्घ हो जाएगा, तो अ का दीर्घ है आ। ठीक उसी प्रकार ई जमा ई हो तो बन जाएगा बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ हो तो बन जाएगा बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से देखिए, दैत्य जमा अरि दैत्यारी, श्री जमा ईशा श्रीशः, विष्णु जमा उदयः विष्णोदयः, होत्र जमा ऋकार होत्रिकार। तो इस प्रकार से जो है वो दीर्घ संधि है। उसका प्रकृति भाव में क्या होता है, तो प्रकृति भाव में कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसका सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम, अर्थात प्लुत प्रगृह्य संजक से अच परे होने पर प्रकृति के साथ रहती है, अर्थात प्रकृति अर्थात नेचुरल, जैसा है वैसा ही। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहना ही प्रकृति है, अर्थात जो विकार ना हो, उस जो विकार होना चाहिए उसका ना हो। और प्रगृह्य संजक क्या है, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्य, मतलब इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन पद का प्रगृह्य संजक होता है। देखिए इसमें हरि जमा ये तो हरि ये तो ही है, विष्णु जमा इमौ विष्णु इमौ है, रिपु जमा ओधे रिपु ओधे ही है। तो इस प्रकार से जो है आपका स्वर संधि है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हल संधि के बारे में जानेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है संधि से रिलेटेड आपको, आपका ये जो सेशन है मैं कुछ आपका ऐड किया पाया हूँ वैल्यू। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में कुछ मदद हो सके, उनको भी BHU JNU आदि जो टॉप यूनिवर्सिटी से उसमें एडमिशन दाखिला लेने की जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।